वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, संगम अकादमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आपको स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में फ्रेज के बारे में चर्चा किया था। फ्रेज की जानकारी हम लोगों ने हासिल की थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है ईडियम या इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। बेसिकली मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि ईडियम, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब यह सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हम लोग फ्रेज जान चुके हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम सेंस बट नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ इज कॉल्ड फ्रेज, ऐसा आपको हमने बताया था। आगे हम आरंभ करते हैं ईडियम। आइए देखते हैं ईडियम कहते किसे हैं। ईडियम को हिंदी में कहते हैं मुहावरा। हमें यह पहचान करने आना चाहिए कि मुहावरा कहते किसे हैं, मुहावरा को कैसे पहचान करेंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ईडियम फ्रेजल वर्ब से ही संबंधित होता है, यानी हम आपको ईडियम बताएंगे तो फ्रेजल वर्ब भी यहां से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक शब्द हम लेते हैं, एक शब्द है लुक। लुक का मीनिंग सबको पता है कि लुक का मतलब होता है देखना। इसके साथ हम ज्वाइन कर देते हैं इनटू। हमने लुक के साथ इनटू ज्वाइन कर दिया, यह दो शब्दों का समूह बन गया। और दो शब्दों का समूह बन गया तो एक बात स्पष्ट हो गया कि दो शब्दों का समूह है, या तीन शब्दों का समूह बने, या चार शब्दों का समूह बने, या पांच शब्दों का समूह बने, शब्दों का समूह ही एक फ्रेज का कार्य करता है। लेकिन शब्दों का समूह फ्रेज तब कहलाएगा जब उसका कुछ अर्थ होगा लेकिन उसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम इसको शब्दों का समूह तो कहेंगे ही, यह शब्दों का एक समूह हो गया। लेकिन इसके मीनिंग की बात की जाए तो लुक मतलब देखना, इनटू का मतलब होता है में, या इनटू का मीनिंग होता है अंदर। दोनों शब्दों को हमने ज्वाइन कर दिया तो यह बन गया लुक इनटू। इसका मीनिंग हो जाना चाहिए अंदर देखना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका मीनिंग अंदर देखना नहीं होता है, इसका मीनिंग होता है तहकीकात करना। तहकीकात करना इसका वास्तविक अर्थ होता है तहकीकात करना। लुक इनटू का मीनिंग होता है तहकीकात करना। तो एक बात स्पष्ट हो गया कि लुक इनटू का शाब्दिक मीनिंग देखा जाए, इसका शाब्दिक अर्थ निकल रहा है अंदर देखना, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ अंदर देखना नहीं होता है। इसका वास्तविक अर्थ होता है तहकीकात करना। अर्थात यहां से हम लोगों को डेफिनेशन मिल गया कि शब्दों का एक ऐसा समूह, और शब्दों का समूह है तो हम उसको एक फ्रेज तो कह ही सकते हैं। शब्दों का एक ऐसा समूह अथवा एक ऐसा फ्रेज, क्योंकि शब्दों का समूह है तो हम उसको एक फ्रेज कह सकते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है और वास्तविक मीनिंग कुछ और होता है। उसे ही कह देते हैं कि वह एक ईडियम है। अर्थात इस बात को हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, एक ऐसा समूह अथवा एक ऐसा फ्रेज जिसका वास्तविक अर्थ उसके शाब्दिक अर्थ से अलग होता है, उसे ही हम एक ईडियम कहते हैं। और जिसका वास्तविक अर्थ उसके शाब्दिक अर्थ से अलग होता है, कहने का मतलब है कि जिसका अर्थ अपने आप में हिडन होता है, उसे ही हम एक ईडियम कहते हैं। इसी बात को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। आप इस बात को हिंदी में समझते चलिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते चलिए, आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी। तो इस बात को हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं कि शब्दों का एक ऐसा समूह या फिर एक ऐसा फ्रेज जिसका वास्तविक अर्थ उसके शाब्दिक अर्थ
से अलग होता है उसे हम एक ईडियम कहते हैं, अर्थात जिसका अर्थ अपने आप में हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, उसे ही हम एक ईडियम कहते हैं। इस बात को ट्रांसलेट कर लीजिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अथवा एक फ्रेज और अ फ्रेज। A group of words or a phrase that has some hidden meaning, that has some hidden meaning in itself, is called ईडियम। तो यहां से आपको ईडियम का डेफिनेशन मिल गया। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर अ फ्रेज दैट हैज सम हिडन मीनिंग इन इटसेल्फ इज कॉल्ड ईडियम। शब्दों का एक ऐसा समूह अथवा एक ऐसा फ्रेज जिसका मीनिंग अपने आप में हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, उसे ही हम एक ईडियम कहते हैं। यहां से हम लोगों को ईडियम का डेफिनेशन मिल गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप पेपर और पेन को लेकर के बैठिए और पेपर और पेन का प्रयोग कीजिए, क्योंकि स्टडी कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट पेपर और पेज और पेन। बिना पेपर और पेन का स्टडी कंप्लीट नहीं हो सकता। आप कुछ नहीं सीख सकते। तो कुछ सीखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको पेपर और पेन लेकर के बैठना होगा, जो कि आप कोई छोटी छोटी चीज उसमें नोट कर सके, ताकि आप उसको बाद में भी पढ़ सके, बाद में भी उसको आप समझ सके। आगे हम बढ़ते हैं, अगला शब्द लेते हैं। जैसे अभी आपने बताया है कि लुक का मतलब होता है देखना, लुक के साथ हम ज्वाइन कर देते हैं आफ्टर। आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में। लुक मतलब देखना, आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में। दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो इसका मीनिंग हो जाना चाहिए बाद में देखना। लेकिन इसका मीनिंग बाद में देखना या देखना बाद में ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग, लुक आफ्टर का मीनिंग बाद में देखना या देखना बाद में नहीं होता है। इसका मीनिंग होता है देखभाल करना। तो एक बात यहां से हमें स्पष्ट हो गई कि ईडियम का मीनिंग अगर आपको याद रहेगा तभी आप बता सकते हैं, बाकी आप समझ करके ईडियम का मीनिंग नहीं बता सकते। समझ करके नहीं बताया जा सकता है। अगर आप समझ करके बताने का प्रयास करेंगे तो लुक मतलब देखना, आफ्टर मतलब बाद में, इसका अर्थ निकलना चाहिए बाद में देखना या देखना बाद में, जो कि यह बिल्कुल सही नहीं है, यह गलत है। ईडियम को हमें याद ही करना होगा। जैसे अभी आपने बताया है कि लुक का अर्थ होता है देखना, इसके साथ हम ज्वाइन कर देते हैं फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए, लुक मतलब देखना, फॉर मतलब के लिए। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो इसका मीनिंग हो जाना चाहिए देखने के लिए, लेकिन इसका मीनिंग देखने के लिए नहीं होता है। लुक फॉर का अर्थ होता है तलाश करना, अर्थात स्पष्ट है कि मीनिंग याद है तभी आप बता पाएंगे और नहीं याद है तो नहीं बता पाएंगे। जैसे नेक्स्ट है, लुक के साथ हम ज्वाइन कर देते हैं फॉरवर्ड। भाई फॉरवर्ड का अर्थ होता है आगे और लुक मतलब होता है देखना। दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो इसका अर्थ हो जाना चाहिए आगे देखना। इसका अर्थ आगे देखना नहीं होता है। लुक फॉरवर्ड का अर्थ होता है इंतजार करना। इंतजार करना अर्थात किसी चीज का इंतजार करना ही लुक फॉरवर्ड होता है। लुक फॉरवर्ड के साथ हमेशा TO2 का
प्रयोग किया जाता है प्रेपोजिशन के रूप में। नेक्स्ट है, इसी शब्द को फिर हम ले लेते हैं, जैसे लुक। लुक का मीनिंग आपको पता है कि देखना होता है, इसके साथ हम ज्वाइन कर देते हैं डाउन। डाउन हमने ज्वाइन कर दिया, डाउन मतलब होता है नीचे, और दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो इसका मीनिंग हो जाना चाहिए नीचे देखना। लेकिन लुक डाउन का मीनिंग नीचे देखना नहीं होता है, लुक डाउन का मीनिंग होता है नीचा दिखाना। एक बात स्पष्ट है कि याद रहेगा तभी आप बता पाएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, बाकी नहीं याद है तो आप नहीं बता सकते हैं। लुक डाउन का मीनिंग होता है नीचा दिखाना, यानी टू डेमीन समवन, किसी को नीचा दिखाना। तो स्पष्ट है कि आपको याद करना होगा। जैसे कम का मीनिंग सबको पता है कि कम का मतलब होता है आना, इसके साथ हम ज्वाइन कर देते हैं अक्रॉस। अक्रॉस का मीनिंग होता है पार। लेकिन अगर दोनों को ज्वाइन कर दिया गया और इसका मीनिंग आपसे पूछ लिया जाए कि कम अक्रॉस का मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग पार आना या आना पार अगर आप बताते हैं तो यह सही नहीं है, गलत है। कम अक्रॉस का अर्थ होता है अचानक मिलना। कम अक्रॉस का मीनिंग होता है अचानक मिलना। जैसे नेक्स्ट है रन। रन का मतलब होता है दौड़ना, इसके साथ भी हम ज्वाइन कर देते हैं अक्रॉस। अक्रॉस का मीनिंग अभी आपने बताया है कि अक्रॉस मतलब होता है पार, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया तो इसका मीनिंग हो जाना चाहिए पार दौड़ना। लेकिन इसका मीनिंग पार दौड़ना नहीं होता है। रन अक्रॉस का भी मीनिंग होता है अचानक मिलना। इसका भी मीनिंग होता है अचानक मिलना। स्पष्ट है कि आपको याद करना है। जैसे नेक्स्ट है, अभी आपने बताया है कि आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में, इसके साथ हम ज्वाइन कर लेते हैं रन। रन का मतलब होता है दौड़ना, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया तो इसका मीनिंग हो जाना चाहिए बाद में दौड़ना या दौड़ना बाद में, जो कि सही नहीं है। रन आफ्टर का अर्थ होता है पीछा करना। रन आफ्टर का मीनिंग होता है पीछा करना। स्पष्ट है कि आपको याद करना है। प्रश्न एक बनता है कि कहाँ से कैसे याद किया जाए, तो यह आपकी समस्या नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। हम आपको प्रिंटेड मटेरियल पीडीएफ फाइल के रूप में प्रोवाइड करेंगे और आपको पीडीएफ फाइल मिलेगा, आप उससे लेकर के याद करेंगे, तैयार करेंगे, और बाकी हमारी जिम्मेदारी रहेगी और हमारी गारंटी रहेगी कि जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में, जो आपको पीडीएफ फाइल हम प्रोवाइड करेंगे, उस पीडीएफ फाइल से ही आपको मिलेगा, उससे बाहर से नहीं आएगा। आपको जरूरत है विश्वास रखने की, मेहनत करने की। आपको जितना बता रहे हैं आप उतना तैयार करते चलिए। अभी तो हम लोग बिल्कुल एकदम बेसिक फंडामेंटल चीज, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का एबीसी सीख रहे हैं। हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, टॉपिक जब पहुंचेंगे जो डायरेक्ट पेपर को हिट करने वाला टॉपिक है। फिलहाल इडियम्स एंड फ्रेजेस तो हर एक एग्जाम में आता है और ये इससे क्वेश्चन आना ही आना है, लेकिन ये तो एक नॉर्मल टॉपिक है, ये तो कह लीजिए कि लर्निंग सेक्शन का पोर्शन है, इसको आपको याद करना होता है सामान्य तरीके से। लेकिन ऐसे टॉपिक्स जो थोड़ा कठिन है, समझने वाली चीजें हैं, जब हम वहां पहुंचेंगे तो आगे हम डिटेल में बताएंगे और वहां भी ईडीएम का यूज आपको मिलता रहेगा। अभी फिलहाल बात की जाए तो आप इसको जितना बताया जा रहा है तैयार करते चलिए। हमारा अभी बताने का उद्देश्य है यह कि आप केवल समझ जाए कि ईडीएम होता क्या है। अगर आप ईडीएम को समझ गए तो आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी कि आपको फाइनली ईडीएम को याद ही करना है। तो याद करने के लिए आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको संगम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर सारा मैटर आपको मिलेगा। आप केवल ईमानदारी के साथ उसको तैयार करते चलिए, हमारे साथ आप मेहनत करते चलिए, सफलता बहुत दूर नहीं होगी। जैसे आगे नेक्स्ट है ब्रेक का मीनिंग सबको पता है कि ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना।
इसके साथ हम ज्वाइन कर देते हैं इनटू। तो इनटू का मतलब होता है में या इनटू मतलब अंदर, अभी आपने बताया है। दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो इसका मीनिंग हो जाना चाहिए अंदर तोड़ना, लेकिन ब्रेक इनटू का मीनिंग अंदर तोड़ना नहीं होता है। इसका वास्तविक मीनिंग जो भी होता है वो अपने आप में हिडन है, वो अपने आप में छुपा हुआ है। ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध मारना, सेंध मारना या सेंध लगाना। सेंध मारना या सेंध लगाना, जो कि हम कह सकते हैं चोरी करने का यह एक हाईटेक तरीका होता है, ब्रेक इनटू यानी सेंध लगाना। अब आपको ब्रेक इनटू का मीनिंग स्पष्ट हो गया होगा कि याद रहेगा तभी बता पाएंगे, और नहीं याद रहेगा तो आप नहीं बता पाएंगे। जैसे नेक्स्ट है आस्क, इसके साथ हम ज्वाइन कर देते हैं फॉर। आस्क मतलब पूछना, फॉर मतलब के लिए, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो इसका मीनिंग हो जाना चाहिए पूछने के लिए, लेकिन आस्क फॉर का मतलब पूछने के लिए नहीं होता। फिर इसका जो भी मीनिंग होता है वह अपने आप में हिडन है, छुपा हुआ है। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, अर्थात अस्पष्ट है कि आपको याद रहेगा तभी आप बता पाएंगे, और नहीं याद रहेगा तो नहीं बता पाएंगे। जैसे नेक्स्ट है डील। डील का मतलब होता है निपटारा करना, यानी किसी चीज का निपटारा करना, उससे निपटना। इसके साथ हम ज्वाइन कर देते हैं इन। इन मतलब होता है में या इन मतलब होता है अंदर। तो दोनों शब्दों को ज्वाइन कर दिया गया तो इसका मीनिंग हो जाना चाहिए अंदर निपटारा करना, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ अंदर निपटारा करना नहीं होता। इसका जो भी मीनिंग होता है अपने आप में हिडन है, अपने आप में छुपा हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या होता है आइए समझते हैं। डील इन का मीनिंग होता है व्यापार करना। डील इन का मीनिंग होता है व्यापार करना। स्पष्ट है कि आपको याद करना होगा। अभी आपने बताया है कि डील का मतलब होता है निपटना, निपटारा करना। इसके साथ हम ज्वाइन कर देते हैं विद। विद का मीनिंग सबको पता है कि विद मतलब होता है साथ, यानी इसका अर्थ हो जाना चाहिए साथ निपटना, लेकिन सही नहीं है। डील विद का मतलब साथ निपटना नहीं होता है, इसका मतलब होता है व्यवहार करना। डील विथ का मीनिंग होता है व्यवहार करना। स्पष्ट हो गया कि आपको याद है तभी आप बता पा रहे हैं, नहीं याद रहेगा आप नहीं बता पाएंगे। जैसे नेक्स्ट है पुट। पुट के साथ हम ज्वाइन कर देते हैं ऑन। ऑन मतलब होता है पर या ऊपर। दोनों शब्दों को ज्वाइन कर लिया गया तो यह शब्दों का समूह बन गया, और शब्दों का समूह इज इक्वल टू अ फ्रेज तो हम कह सकते हैं। लेकिन पुट ऑन का मीनिंग अगर आप निकालते हैं ऊपर रखना तो यह सही नहीं है। पुट ऑन का मीनिंग ऊपर रखना नहीं होता है। पुट ऑन का मीनिंग जो भी होता है वह अपने आप में हिडन है, छुपा हुआ है, और इसका वास्तविक अर्थ होता है पहनना। पुट ऑन का वास्तविक अर्थ होता है पहनना, यानी कपड़े पहनने के लिए प्रयोग किया जाता है पुट ऑन। जैसे नेक्स्ट है, अभी आपने बताया है पुट मतलब होता है रखना। इसके साथ हम ज्वाइन कर देते हैं आउट। आउट का मतलब होता है बाहर। दोनों को ज्वाइन कर दिया गया, इसका मीनिंग हो जाना चाहिए बाहर रखना, लेकिन सही नहीं है। पुट आउट का मतलब बाहर रखना नहीं होता है। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। आग बुझाने के लिए पुट आउट का प्रयोग किया जाता है। अभी आपने बताया है कि पुट का अर्थ होता है रखना। इसके साथ हम ज्वाइन कर देते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब होता है दूर। दोनों शब्दों को ज्वाइन कर दिया गया तो पुट ऑफ का मीनिंग हो जाना चाहिए दूर रखना, लेकिन अगर आप पुट ऑफ का मीनिंग निकालते हैं दूर रखना तो यह सही नहीं है, गलत है। पुट ऑफ का अर्थ होता है उतारना, अर्थात इसका प्रयोग किया जाता है कपड़े उतारने के लिए।
पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना, कपड़े उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है पुट ऑफ, या फिर पुट ऑफ का एक और भी अर्थ होता है, और पुट ऑफ का अर्थ होता है स्थगित करना। जैसे नेक्स्ट है, अभी आपने बताया है कि ऑफ का मीनिंग होता है दूर, इसके साथ हम ज्वाइन कर देते हैं काल। काल का मतलब होता है पुकारना, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया तो इसका मीनिंग हो जाना चाहिए दूर पुकारना, जो कि सही नहीं है। काल ऑफ का मीनिंग दूर पुकारना नहीं होता है, या पुकारना दूर नहीं होता। काल ऑफ का भी अर्थ होता है स्थगित करना। तो स्पष्ट है कि इसको याद रखना होगा, काल ऑफ का मतलब स्थगित करना होता है। जैसे नेक्स्ट है गो। गो का मीनिंग सबको पता है कि गो का मतलब होता है जाना, इसके साथ हम ज्वाइन कर लेते हैं ऑन। ऑन मतलब भी पता है ऊपर या पर होता है, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया तो गो ऑन का मीनिंग निकलना चाहिए ऊपर जाना, लेकिन गलत है, गो ऑन का मीनिंग ऊपर जाना नहीं होता है। गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना, जारी रखना या जारी रहना। जैसे नेक्स्ट ले लेते हैं कीप। कीप का मतलब होता है रखना, इसके साथ हम ज्वाइन कर लेते हैं ऑन। ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया तो इसका मीनिंग हो जाना चाहिए ऊपर रखना, लेकिन इसका मीनिंग ऊपर रखना नहीं होता है। इसका जो भी मीनिंग होता है वह अपने आप में हिडन है, छुपा हुआ है, और इसका वास्तविक अर्थ होता है कीप ऑन, मतलब भी जारी रखना। कीप ऑन का भी मतलब होता है जारी रखना। जैसे नेक्स्ट है ड्रॉप लाइक फ्लाइज। ड्रॉप लाइक फ्लाइज, ड्रॉप मतलब गिरना, लाइक माने के जैसा, फ्लाइज यानी मक्खियां, मक्खियों की तरह गिरना। इसका मीनिंग मक्खियों की तरह गिरना नहीं होता है। ड्रॉप लाइक फ्लाइज का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। मृत्यु होना। जैसे नेक्स्ट है टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस, अब इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। टू डाई इन हार्नेस का अर्थ होता है कार्य करने के दौरान मर जाना, अर्थात ऑप्शन जब भी आता है तो ऑप्शन देता है टू डाई वाइल वर्किंग, कार्य के दौरान मर जाना। कार्य के दौरान मर जाना, अर्थात स्पष्ट है कि आपको याद करना होगा। याद रहेगा तभी बता पाएंगे, नहीं याद रहेगा नहीं बता पाएंगे। इसी के साथ एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, हमने आपको ईडियम बताया है और मैं आशा करता हूं कि आपको ईडियम समझ में आ भी गया होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी बात मैं बता देना चाहता हूं। ईडियम के साथ फ्रेजल वर्ब भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि ईडियम और फ्रेजल वर्ब और फ्रेज ये सभी एक ही यूनिट में आपको मिलेंगे। तो जैसा कि आपको फ्रेज तो मैं बता चुका हूं, हम आपको बता रहे हैं कि ईडियम किसे कहते हैं। आशा है ईडियम आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके साथ मैं आपको फ्रेजल वर्ब बताना चाहता हूं। फ्रेजल वर्ब के बारे में जान लीजिए। फ्रेजल वर्ब कहते किसे हैं? अब फ्रेजल वर्ब से इतना तो स्पष्ट है ही है कि फ्रेजल वर्ब मतलब वर्ब के रूप में यह कार्य करेगी।
फ्रेजल वर्ब वर्ब के रूप में यह कार्य करेगी, लेकिन हम फ्रेजल वर्ब कहेंगे किसे? तो फ्रेजल वर्ब बेसिकली जान लीजिए एक इडियम ही होता है। फ्रेजल वर्ब एक इडियम ही होता है, लेकिन व्हेन एन इडियम एक्ट्स एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड फ्रेज। जब एक इडियम एक सेंटेंस में वर्ब के रूप में कार्य करने लगे तो उसे ही हम फ्रेजल वर्ब कह देंगे। लेकिन इसके साथ एक और भी छोटी सी बात इसके साथ जोड़ना पड़ेगा कि फ्रेजल वर्ब इज कंसिस्टेड ऑफ अ प्रीपोजिशन। फ्रेजल वर्ब प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब से मिलकर बनती है, अर्थात अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words consisted of a preposition, and has some hidden meaning and plays the role of a verb in a sentence is called फ्रेजल वर्ब। यहां से आपको फ्रेजल वर्ब का डेफिनेशन मिल गया कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टेड ऑफ अ प्रीपोजिशन एंड हैज सम हिडन मीनिंग एंड प्लेज द रोल ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। यहां से आपको फ्रेजल वर्ब का डेफिनेशन हमने बता दिया। आगे हम लोग बात कर रहे हैं ईडियम के बारे में। भाई ईडियम या फ्रेज या फ्रेजल वर्ब यह टॉपिक ऐसा है कि आपको एसएससी का एग्जाम देना हो या बैंक का एग्जाम देना हो, सीपीओ का एग्जाम देना हो, सीपीएफ का एग्जाम देना हो, आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम देना हो, एमटीएस का एग्जाम देना हो, एफसीआई का एग्जाम देना हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम देना हो, चाहे आपको एलआईसी का एग्जाम देना हो, हर एक एग्जाम में इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न बहुत बड़ा हमारे सामने यह बनता है कि हम कहां से प्राप्त करें, हम कहां से इसको याद करें। तो अभी मैंने आपको बताया है, मैं फिर याद दिला दूं कि इसके लिए हम हैं, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आपको प्रीवियस ईयर्स के जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वे सभी कलेक्ट करके आपको पीडीएफ फाइल के रूप में प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ और भी जितने इंपॉर्टेंट है, जितने भी महत्वपूर्ण है, वो सबका कलेक्शन एक प्रकार से बना करके मैंने तैयार किया है आपके लिए और हम आपको पीडीएफ फाइल के रूप में प्रोवाइड करते रहेंगे। आप उसको अपने पूरे ईमानदारी के साथ तैयार करते चलिए। यही मैं चाहता हूं कि आपके तरफ से मेरे लिए सहयोग होता रहे। आप तैयार करते चलेंगे, आपका सिलेक्शन एक दिन सुनिश्चित हो जाएगा और आपका सिलेक्शन ही हमारी सफलता मानी जाएगी। आगे हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी जितने हमने एग्जाम्पल्स बताए थे वे सभी फ्रेजल वर्ब्स के एग्जाम्पल थे। जैसे नेक्स्ट है अ ब्लैक शीप। अ मतलब एक होता है, ब्लैक मतलब काला, शीप मतलब भेड़। अब इन सभी को ज्वाइन कर दिया गया तो इसका मीनिंग हो जाना चाहिए एक काली भेड़। लेकिन इसका मीनिंग एक काली भेड़ नहीं होता, इसका वास्तविक अर्थ होता है एक निकम्मा व्यक्ति। एक निकम्मा व्यक्ति। अब जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हिंदी में तो लिखा नहीं रहेगा भाई, लिखा रहेगा अ ब्लैक शीप।
या तो अब ब्लैक शिप को सेंटेंस में यूज करके दे देगा कि एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शिप, अब ब्लैक शिप को हाईलाइट कर देगा और उसके नीचे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और उन चारों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा जिसका मीनिंग वही होगा जो मीनिंग अब ब्लैक शिप का निकल रहा है। तो जो 4 विकल्प में ऑप्शन देगा, भाई 4 विकल्प वो कोई हिंदी में तो लिखा नहीं रहेगा, वो इंग्लिश में लिखा रहेगा, लेकिन उन चारों विकल्पों में जो वर्डिंग्स यूज किया जाता है, जो शब्द प्रयोग किया जाएगा, वो बड़ी इजी रहता है। एटलीस्ट उतना तो कॉम्पिटिटर समझ ही लेता है। ऑप्शन में दिए गए शब्दों को हर एक कॉम्पिटिटर समझ सकता है, उसको बस याद रखना है कि अ ब्लैक शिप का वास्तविक मीनिंग क्या होता है। वह आसानी से अपना सही ऑप्शन बता लेगा। जैसे नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे। अ मतलब एक होता है, रेड मतलब लाल होता है, लेटर मतलब पत्र होता है, डे मतलब दिन होता है। इन सभी को ज्वाइन कर लिया गया तो इसका मीनिंग निकलने लगा एक लाल पत्र दिन, लेकिन यह सही नहीं है। इसका मीनिंग एक लाल पत्र दिन नहीं होता है, इसका मीनिंग होता है एक महत्वपूर्ण दिन। एक महत्वपूर्ण दिन। ऑप्शन में देगा एन इंपॉर्टेंट डे। जैसे नेक्स्ट है अ मैन ऑफ लेटर। अब मैन ऑफ लेटर्स की बात की जाए तो इसका अर्थ हो जाना चाहिए अक्षरों का या पत्रों का आदमी। सही नहीं है। अ मैन ऑफ लेटर्स का मीनिंग होता है एक विद्वान व्यक्ति। एक विद्वान व्यक्ति और लेटर्ड पर्सन भी हम कहते हैं। अ लेटर्ड पर्सन, या इसको हम स्कॉलर भी कह सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज सबको पता होगा, सबको यह जानकारी होगी। बोरिया बिस्तर सहित। बोरिया बिस्तर सहित यानी विथ ऑल बिलोंगिंग्स ऑप्शन देता है। विद ऑल बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट है एट 6s and 7s। एट 6s and 7s। तीतर बीतर। तीतर बीतर या अस्त व्यस्त कह लीजिए। अस्त व्यस्त। हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर का भी अर्थ होता है तीतर बीतर। हेल्टर स्केल्टर का भी अर्थ होता है तीतर बीतर। नेक्स्ट है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का अर्थ होता है शोरगुल। ऑप्शन देता है एन अप्रोर। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है
ऑप्शन देता है डीप एनिमिटी, घोर शत्रुता। घोर शत्रुता। नेक्स्ट है पामी डेज, पामी डेज यानी प्रॉस्परस डेज। प्रॉस्परस डेज, समृद्धि का दिन, समृद्धि का दिन। नेक्स्ट है डोंकीज ईयर्स, डोंकीज ईयर्स अर्थात अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऑप्शन देता है अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय। बहुत लंबा समय। नेक्स्ट है डॉग डेज। डॉग डेज का मतलब होता है गर्मी का दिन। नेक्स्ट है रेनी डे। रेनी डे का मीनिंग होता है कठिनाई के दिन, द डेज ऑफ डिफिकल्टी। बाकी अगर आप वर्षा का दिन निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, फिर ईडियम नहीं रह जाएगा, फिर यह फ्रेज में चला जाएगा। इसलिए ईडियम के रूप में रेनी डे का मीनिंग आपको याद रखना होगा। इसका मीनिंग होता है कठिनाई के दिन। जैसे अ गाला डे। अ गाला डे का मीनिंग होता है खुशी का दिन। खुशी का दिन। नेक्स्ट है प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स अक्सर सीजीएल में पूछा जाता है। प्रॉस एंड कॉन्स, प्रॉस एंड कॉन्स का मीनिंग होता है पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष, फॉर एंड अगेंस्ट ऑप्शन के रूप में देता है। जैसे नेक्स्ट है पंडोराज बॉक्स। पंडोराज बॉक्स, पंडोराज बॉक्स का मतलब होता है आफत की पुड़िया। आफत की पुड़िया। नेक्स्ट है हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो का मतलब होता है गर्म मुद्दा। गर्म मुद्दा यानी ऐसा मुद्दा, ऐसा इशू जो समाज में बहुत अधिक चर्चा में हो, जिसके बारे में हर एक आदमी चर्चा करे। जैसे अगर बात करते हैं राम टेम्पल की, लॉर्ड रामा टेम्पल की बात की जाए तो जब लॉर्ड रामा टेम्पल की मुद्दा इशू गवर्नमेंट ने उठाया था तो उस समय हर एक आदमी राम मंदिर की बात कर रहा था, तो वह समाज में एक हॉट पोटैटो बना हुआ था। नेक्स्ट है अगला इडियम है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन देता है इन रिटन फॉर्म यानी लिखित रूप में। लिखित रूप में। ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का ऑप्शन देता है बैडली, बुरी तरह से। बुरी तरह से। नेक्स्ट है अ व्हाइट एलिफेंट।
अ व्हाइट एलिफेंट, एक कीमती परंतु निरर्थक वस्तु, एक कीमती परंतु निरर्थक वस्तु। अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है एक छुपा रुस्तम। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है एक छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम कहने का सेंस है ऐसा व्यक्ति जिसको जीतने की हम आशा ना करते हो और अंततोगत्वा किसी चीज में वह जीत हासिल कर ले, ऐसे व्यक्ति को हम अ डार्क हॉर्स कहते हैं ईडीएम के रूप में। जैसे नेक्स्ट है बाई एंड बाई। बाई एंड बाई का मीनिंग होता है क्रमशः। जैसे नेक्स्ट है ग्रीक एंड लैटिन। ग्रीक एंड लैटिन का मतलब होता है, ऑप्शन देता है बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, समझ से परे। समझ से परे। नेक्स्ट है बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक और बाई क्रुक का मीनिंग होता है किसी भी तरह से। ऑप्शन देता है एनी हाउ, किसी भी तरह से। नेक्स्ट है जैसे वाइल्ड गूस चेस, निरर्थक प्रयास, अ फ्रूटलेस एफर्ट जिसको हम कहते हैं। इस प्रकार से आपको याद करना है ईडीएम को, याद रहेगा तभी आप बता पाएंगे। जैसे अ टर्न कोट, एक दल बदलू। तो याद है तो अच्छा है, नहीं याद रहेगा तो आप नहीं बता पाएंगे। अर्थात यह मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करूं, पीडीएफ फाइल मिले और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैटर पहुंच सके। हम अपने तरीके से अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और मेरी यह चाह है कि आप भी मेरे साथ लग करके मेहनत करें, नियमित रूप से मेहनत करें। दोनों लोग मिलकर के हम लोग मेहनत करते हैं और सफलता हम लोग को ज़रूर मिलेगी। आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।